सुप्रभात बच्चों। आज हमारे अध्ययन का विषय है पाठ 5 गोवा जैसा मैंने देखा। हर किसी का जीवन में आगे बढ़कर कोई न कोई पर्यटन स्थल देखने की कामना होती है, इच्छा होती है। वैसे ही गोवा के बारे में लेखक ने जो सुना उसके बाद गोवा इस पर्यटन स्थल को भेंट देने की उनकी इच्छा हुई और तत्पश्चात उन्होंने जब गोवा के दर्शन किए उसके बाद उन्होंने अपनी नज़रों से अपने शब्दों में गोवा का जो चित्रण किया है वही चित्रण प्रस्तुत पाठ में हमारे सामने है। इस शीर्षक के तहत गोवा जैसा मैंने देखा, जिसके रचनाकार है विनय शर्मा जी। इनका जन्म हुआ है 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में। परिचय: विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक, यह है ललित निबंध, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन आदि यात्रा वृत्तांत। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पाठ गोवा जैसा मैंने देखा यह लेखक का यात्रा वर्णन है और अपने शब्दों में यह पाठ उन्होंने चित्रित किया है। तो बढ़ते हैं इस यात्रा वर्णन विधा की ओर। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित हो उठना अर्थात मन में उमंगे जाग जाना। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन उमंगों से भर जाता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। गोवा अपने आप में ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ देशी विदेशी सभी प्रकार के सैलानी आकर घूमना फिरना, पर्यटन का आनंद उठाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रकृति अर्थात पर्यावरण, सृष्टि, निसर्ग, आबोहवा, जलवायु, वातावरण और जीवन शैली, जीवन जीने की जो रीति है, जो ढंग है, वह अपने आप में इतना आकर्षक है कि पर्यटक खुद ब खुद अपने आप इनके पैर गोवा की मिट्टी की और गोवा की धरती की ओर खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। भले ही देश के एक कोने में यह राज्य स्थित है जो आकारमान में भी अत्यंत छोटा है, इसके बावजूद प्रत्येक क्षेत्र के पर्यटक यहाँ आकर गोवा इस प्रांत का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं और इसीलिए गोवा यह छोटा सा प्रांत सभी पर्यटकों के दिल की धड़कन बना हुआ है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा और यही कारण है गोवा का आकर्षण, वहाँ की प्रकृति, आबो हवा एवं जीवन शैली पर्यटकों को अपनी ओर खींचकर आकर्षित करने वाली उसकी रीति, जिसने लेखक को भी नहीं छोड़ा। और इसी वजह से लेखक भी कहाँ से, इंदौर से गोवा के लिए निकल पड़े और उनके साथ उनके साढ़ू साहब, साढ़ू अर्थात उनकी पत्नी के बहन के पति, वह भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। लेखक ने अपनी गोवा की ओर यात्रा आरंभ कर दी और इस यात्रा के दरमियान 23 नवंबर के दिन उनकी गोवा एक्सप्रेस रेल स्थानक मडगांव आ पहुंची और जब यह रेल रुकी
तो उस समय उजास हो चुका था। उजास होना अर्थात उजाला हो जाना, सूर्य की किरणें निकल पड़ेंगी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। और जैसे ही हम रेल से नीचे उतरे, टैक्सी का हॉर्न बजा और उस हॉर्न ने लेखक का ध्यान उस टैक्सी की ओर खींचा और लेखक तथा उनका पूरा परिवार उस टैक्सी में जा बैठा। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी और टैक्सी वहां से निकल पड़ी, सड़क पर आगे बढ़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। टैक्सी में बैठने के बाद गोवा की आबो हवा का परिचय हमें हो आया। जैसे ही हम टैक्सी में बैठकर हमारी आगे की यात्रा हमने आरंभ की, यहाँ की शीतल हवा के झोंके बहने लगे, जिन्होंने हमारा मन प्रसन्न कर दिया और यात्रा के दरमियान जो भी थकान हुई थी वह सारी इस शीतल हवा के झोंकों ने मिटा दी, दूर कर दी। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है और लेखक के मन में यह विचार अपने आप आया कि पर्यटन करने का भी आनंद अलग ही है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का अच्छा तरीका पर्यटन ही है। अगर हमारे जीवन में मुश्किलें आई हो, हम जीवन की समस्याओं से ऊब चुके हो, जूझ रहे हो, जीवन से एक प्रकार से बोरियत सी हो गई हो, ऐसे वक्त पर्यटन को चुनना यह सबसे अच्छा तरीका लेखक ने बताया है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। जिस परिवेश में हम लगातार रह रहे होते हैं, पर्यटन के दौरान हमारा वह वातावरण बदलता है, हमारी रोज़ की जीवन शैली बदल जाती है और वातावरण का असर हम पर होता है, प्रभाव हम पर दिखाई देता है, जिस कारण हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और हमारे थके मांदे शरीर को भी कुछ पल के लिए विश्राम करने का अच्छा मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। कुछ देर हमने यात्रा की और वह टैक्सी लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसे हुए एक होटल, एक रिसोर्ट जिसका नाम था बेनालियम, वहाँ आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था और यहाँ आने से पहले ही हमने अपने रहने की व्यवस्था कर ली थी। यह रिसोर्ट जिसका नाम था कस्बा बेनालियम, हमने इसे पहले से ही बुक कर लिया था। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए और इसीलिए इस होटल, इस रिसोर्ट में पहुंचने के बाद जो औपचारिक खाना पूर्ति मतलब जो कागजाती काम होता है उसे निपटाने के बाद सब दोनों परिवार अपने अपने सूट में अपने अपने कमरों में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की खास बातें बता दूँ। लेखक इसके पहले कि अपने कमरे से, अपने सूट से बाहर निकले, वह हमें गोवा, इस प्रांत की अहम बातें, गोवा इस प्रांत की खासियत बताना चाहते हैं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा यह राज्य अपने आप में छोटा है, इसके बावजूद यह 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है और गोवा की राजधानी हम सभी को भली भांति पता है, जिसका नाम है पणजी। यह कहाँ बसी हुई है, कहाँ स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। यह नदी काफ़ी बड़ी है। यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है और यह जो नदी है जिसका नाम है मांडवी, जिसके किनारे पर गोवा यह राज्य बसा हुआ है, यह काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर इस नदी में पानी भरा रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण, भले ही नदी के किनारे गोवा यह राज्य स्थित है, लेकिन यहाँ समुद्र किनारे होने के कारण, यह समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस और हवा में नमी बनी रहती है। उमस होना अर्थात जब हमें गर्मी का एहसास होता है और पसीना लगातार बहता है, उसे कहते हैं उमस। और
समुद्री किनारा समुद्र के इलाके में बसा हुआ होने के कारण यहाँ पर वातावरण में उमस और नमी, नमी मतलब गीलापन, हमेशा बना हुआ रहता है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यहाँ निश्चित ही उमस और नमी वातावरण में होती है, लेकिन मुंबई में जितनी नमी और उमस दिखाई देती है उसकी तुलना में यहाँ कम ही होती है। और इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर हरितिमा से भरपूर क्षेत्र है। हरितिमा अर्थात हरियाली यहाँ जगह जगह पर नजर आती है। और धूप की अगर बात करें तो धूप तो तीखी ही होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा प्रसिद्ध है अपने समुद्र किनारों के लिए, सफ़ेद रेतीले तटों के लिए, तट अर्थात किनारा, महंगे महंगे होटल तथा यहाँ का खास जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली। लेकिन इसके बावजूद हम गोवा की गहराई में जाए तो यह अपने आप में गोवा की सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हमें नजर आता है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। तो लेखक ने गोवा की पार्श्वभूमि हमें यहाँ पर बता दी है, और अभी वह अपने सूट से अपने कमरे से बाहर निकलते हुए हमें कहते हैं कि यहाँ की शामें बड़ी ही रंगीन होती है, अच्छी होती है, सुहानी होती है। तो इन्हीं शामों का आनंद उठाने के लिए हम बढ़ते हैं बेनालियम बीच की ओर। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। क्या विशेषताएं हैं बेनालियम बीच की? बेनालियम यह अत्यंत शांत और खूबसूरत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं बेनालियम बीच का कि दिन भर यात्रा की थकान और उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए जब वह शाम को इस बीच पर पहुंचे तो उन्हें काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। जिस रिसोर्ट में लेखक रुके हुए थे वहाँ से बेनालियम बीच का अंतर केवल 1 किलोमीटर का रहा होगा, लेकिन लेखक भले ही प्रयास कर रहे हो जल्दी जल्दी चलने का, लेकिन इसके बावजूद यह केवल 1 किलोमीटर की दूरी भी जल्दी तय नहीं हो पा रही थी। क्या कारण था आखिर? अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। बेनालियम बीच जहाँ पर है वहाँ पर कौन से समुद्र का किनारा नजर आता है? अरब सागर। यहाँ किसका अस्तित्व है? कौन से सागर का अस्तित्व है? अरब सागर का। और इसे देखने का उत्साह मन में बढ़ रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी, और हम एक एक कदम तेज गति से बढ़ा रहे थे, लेकिन समुद्र किनारा है जो पास नहीं आ रहा था। उतने में ही कदम आगे बढ़ते जा रहे थे और समुद्र की लहरों का रणभेदी आवाज़ हमारे कानों पर आकर गूंज रहा था। रणभेदी अर्थात रण में युद्ध शुरू करने से पहले जो बिगुल बजाया जाता है, उतनी तेज आवाज़ लहरों की यहाँ पर सुनाई दे रही थी। और लहरों की आवाज़ सुनकर हमारा उत्साह और बढ़ गया अरब सागर को देखने का, और हम सभी अरब सागर की और उन लहरों की ओर दौड़ पड़े। अब सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए तेज रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। अब तक हम किस पर चल रहे थे? सड़क पर। लेकिन अब सड़क पीछे छूट चुकी थी और आगे का फासला हमें तय करना था रेत के गड्ढों को पार करके। और हम रेत पर तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेत पर तेज गति से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी पैर जो रेत के अंदर धंस रहे थे, उन पैरों को हम पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ
ऊपर उठा रहे थे और भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही बनता था और जैसे ही हम अरब सागर के सामने पहुंचे, इस समुंदर को देखते ही लेखक उससे जाकर लिपट गए, अर्थात समुंदर के पानी में वह चले गए, मानो उन्होंने इस अरब सागर को अपने गले से लगा लिया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। एक तो लेखक स्वयं अरब सागर का मानो वह स्वागत कर रहे हो या फिर अरब सागर उनका स्वागत कर रहे हो, इस भांति उन लहरों से जाकर लिपट गए। और इधर बच्चे समुद्र के किनारे पर रेत पर अपना घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते, और वो लहरें जो लगातार समुद्र में उठ रही थी और किनारों तक पहुंच रही थी, वह लहरें बच्चों द्वारा बनाया हुआ उनका रेत का घर निस्तनाबूद कर देती थी, टूटकर बिखरा देती थी। लेकिन जब वह लहर वापस जाती तो दूसरी लहर आने तक बच्चे फिर से अपना नया घर बनाने में लग जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं, और यही बच्चों का क्रम लगातार चलता रहा। इन बच्चों से लेखक ने एक सीख ली कि अगर आशावाद मनुष्य के जीवन में है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जिस प्रकार एक नन्ही सी चींटी दीवार पर चढ़ते हुए कई बार फिसलती है, लेकिन उसकी उम्मीद की किरण, उसकी आशा भंग नहीं होती, वह उस दाने को लेकर चढ़ने में आखिर सफल हो ही जाती है। उसी प्रकार का अनुभव लेखक यहाँ कर रहे हैं। शाम गहराने पर ही हम किनारे पर बैठ गए। जैसे ही शाम और गहरी हो गई, सूर्यास्त हो गया, तो लेखक और उनका पूरा परिवार किनारे पर जा बैठा। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, और यही जीवन का सत्य भी है। लहर के साथ मिटने वाला बच्चों के द्वारा बनाया हुआ रेत का घर मानो यह सीख दे रहा है, यह नसीहत दे रहा है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, संसार का नियम है, और यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। इस बेनालियम बीच के समुद्र किनारे पर लेखक ने और एक मजेदार रोचक दृश्य देखा। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यह लहरें तो है ही अपनी आवाज से आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन यहाँ इसी लहरों की ध्वनि के बीच पक्षियों की आवाज भी सुनाई देती है, जो टी 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 की होती है। यह आवाज आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। दरअसल यह पक्षी समुद्र की लहरों के साथ जो मछलियां समुद्र किनारे पर आती हैं, उनका भक्षण करने के लिए यहाँ पर मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते है तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हवा अपना रुख बदल लेती है और तेज हवा के कारण वह अपनी दिशा में सीधे उड़ नहीं पाते, तब सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए यह पक्षी इन किनारों पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ कुत्तों को भी इसी बात का इंतजार रहता है। यहाँ समुद्र किनारों पर समुद्र की लहरों की ध्वनि होती है, पक्षियों की टी 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 की आवाज़ें आती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कुत्ते भी होते हैं जो बैठे हुए रहते हैं, और वह भी इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि कब पक्षी समुद्र किनारों पर बैठे और कुत्ते उन्हें अपना भक्षण बना ले। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है, और जैसे ही इन कुत्तों को पक्षियों को खाने का, पक्षियों को अपना भोजन बनाने का अवसर मिलता है, वे इन पर टूट पड़ते हैं, झपट पड़ते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम नज़र आता है कि कुत्ते इस अपने काम में सफल हो रहे हो, क्योंकि पक्षी तेज़ गति से आसमान की ओर उड़ जाते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को
अच्छा मनोरंजन करवाता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। तो इधर सूर्यास्त हो गया, सूर्य देवता ने विदा ली, मतलब सूर्यास्त हो जाना, सूरज का ढल जाना और आसमान में चांद का खिलना। चंद्रमा की चांदनी में अर्थात चांद के प्रकाश में समुद्र का नया चेहरा नजर आता है। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। जो समुद्र अब तक प्रसन्न लहरों के साथ उमड़ता नजर आ रहा था, वही समुद्र अब चंद्रमा की चांदनी में कैसा नजर आने लगा? स्याह, स्याह मतलब काले रंग का, और भयावह, भयानक दिखने लगा। उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। तो यह दिन बेनालियम बीच के किनारे लेखक ने कैसा व्यतीत किया, इसका अनुभव उन्होंने हमारे साथ बांटा। अब हम बढ़ते हैं अगले दिन की ओर। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए से मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। अगले दिन लेखक ने गोवा यह राज्य घूमने की योजना बनाई, तय किया, निश्चित किया। और वैसे अगर बात करें गोवा राज्य घूमने का, उसका लुत्फ़ उठाने का, तो बाइक पर घूमकर हम बहुत अच्छे से गोवा के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ बाइक किराए पर मिल भी जाती है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो बाइक पर बैठकर घूमते ही गोवा का लुत्फ़ उठाना और आनंददायी होता है, लेकिन लेखक के साथ उनका परिवार और बच्चे होने के कारण उन्होंने बस से जाना ही मुनासिब समझा, ठीक समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ गोवा जो समुद्र किनारों से सराबोर ऐसा राज्य है, समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ पर सी फूड अधिकता से पाया जाता है। और यही कारण है कि जो लोग शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी अर्थात सब्जियाँ खाने वाले लोग, तो जो लोग शाकाहारी होते हैं, ऐसे पर्यटकों के लिए सुस्वादु भोजन अर्थात स्वादिष्ट खाना की समस्या से उनको जूझना पड़ सकता है। दो चार होना पड़ना अर्थात जूझना पड़ सकता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। और काफ़ी भटकने के बाद यहाँ वहाँ आपने कई जगह पर खोजा शाकाहारी भोजन के लिए, और उसके बाद अगर आपको अच्छा भोजन मिल गया तो यहाँ आपकी अच्छी किस्मत, और साथ ही साथ दूसरा किस्मत तो अच्छी है कि भोजन अच्छा मिल गया, लेकिन आपकी जेब ढीली होना निश्चित है, अर्थात आपका खर्चा बढ़ जाएगा। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे और लेखक ठहरे शाकाहारी। इस वजह से यहाँ पर भोजन की समस्या से जूझना पड़ेगा, इसकी उनको पूर्व कल्पना थी, जिस वजह से जिस रिसोर्ट में वहाँ ठहरे हुए थे वहीं पर उन्होंने अपने खाने का प्रबंध कर लिया था। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे और अगले दिन जब उन्होंने गोवा राज्य देखने का सोचा तो सर्वप्रथम वह कहाँ पहुँचे? अंजुना बीच। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अगर हम गोवा राज्य के बीचों की बात करें तो यहाँ कुल 40 बीच है, लेकिन मुख्यतः प्रमुख रूप से यहाँ 7 या 8 बीच ही हैं। अंजुना बीच की अगर हम विशेषता देखें तो यहाँ नीले पानी वाला और बहुत ही पथरीला बीच है, जो खूबसूरती में किसी अन्य बीच से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत नीले पानी वाला और पथरीला यहाँ बीच है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। अंजुना बीच के एक लंबी सी पहाड़ी है और जहाँ से हम बीच का मनोरंजन करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला दृश्य हम देख सकते हैं। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। अंजुना बीच से अगर हम समुद्र की ओर बढ़ना चाहे तो यहाँ हमें थोड़ा नीचे की ओर आगे बढ़ना पड़ता है, नीचे की ओर उतरना पड़ता है।
नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। और नीला पानी, समुद्र से आने वाला जो नीला पानी है, इसके इस बीच की विशेषता ही बताई गई है कि यहाँ नीला पानी है और पथरीला बीच है। तो यह समुद्र से आने वाला नीला पानी किससे टकराता है? पत्थरों से टकराता है और पिछाड़ खाता है। पिछाड़ खाना अर्थात पीछे की ओर लौट जाना। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। और पानी का लगातार इस तरह लहरों के साथ पत्थरों पर टकराना, फिर पीछे मुड़ जाना, यह प्रक्रिया लगातार सदियों से चलती आ रही है, जिस वजह से इस पानी ने पत्थरों को काट दिया है, उनका आकार कम हो गया है और वह काफी कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। और साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से, मतलब पहले की तुलना में समुद्र का जो दायरा है वह काफी पीछे की ओर चला गया है, जिस वजह से कई पत्थरों के बीच में जहाँ जगह है वहाँ पानी भी दिखाई देता है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है और पानी एक जगह स्थिर होने के कारण यहाँ काई अर्थात पानी के भीतर हरित रंग की जो जीवाणु होता है, जो वनस्पति होती है जिसे कहते हैं काई, उसने अपना घर यहाँ पर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। तो इस काई से लिप्त पत्थरों पर से फिसलने का डर, गिरने का डर हमेशा बना हुआ रहता है, लेकिन कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है और इसलिए यहाँ पर घूमने का अपना अलग ही आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। इस अंजुना बीच में अगर कोई युवा पर्यटक आते हैं तो वह तो अपनी अलग ही मस्ती में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आते हैं, उनका ध्यान अपने बच्चों को किसी प्रकार की चोट न आए, किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, इस और दिशा निर्देश देने में भी लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी वेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। लेखक अब दो बीचों की तुलना करते हुए बताते हैं कि समुद्र किनारा तो दोनों को है, एक तो बेनालियम बीच और दूसरा अंजुना बीच, लेकिन दोनों के सौंदर्य की तुलना करें तो दोनों का अपना अलग अलग सौंदर्य है, अलग अलग सुंदरता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच की विशेषता क्या है? वहाँ रेत अधिक मात्रा में, वह रेतीला है और उथला है। उथला होना अर्थात ऊपर की ओर होना, वही। और यह मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच यह मछुआरों की पहली पसंद है। समुद्र की लहरों के साथ यहाँ अत्यधिक मात्रा में मछलियाँ आती हैं और उन्हें पकड़ने के लिए मछुआरे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। लेकिन यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। यहाँ सुबह सुबह मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए कतारें बनाकर खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ खासकर मज़े की बात यह है कि यह सारी मछलियाँ यहाँ के स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इन मछलियों का निर्यात नहीं होता। इसके विपरीत है अंजुना बीच, जो काफ़ी गहरा है। बेनालियम बीच कैसा है? उथला है, ऊपर की ओर है। वही अंजुना बीच गहरा है, नीचे की ओर है और इसका पानी कैसा है? नीला। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है और यहाँ अंजुना बीच पर कई फिल्मों की शूटिंग होती है और इसीलिए यहाँ बॉलीवुड फिल्मों की पहली पसंद मानी जाती है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। यह दोनों ही बीच व्यावसायिक काम करते हैं। बेनालियम बीच मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ मछलियों का व्यापार किया जाता है, इस बीच से मछलियों को इकट्ठा करके। तो दूसरी ओर अंजुना बीच, जहाँ बॉलीवुड की यह पहली पसंद है और यहाँ बॉलीवुड के व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे और तत्पश्चात
लेखक और उनका पूरा परिवार दिन भर पणजी शहर का लुत्फ उठाता रहा। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। अब अंजुना बीच और गोवा पणजी शहर देखकर लेखक का अगला पड़ाव था कलिंगवुड बीच, और शाम के वक्त लेखक तथा उनका पूरा परिवार इस बीच पर आ पहुंचा। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। कलिंगवुड बीच गोवा का सबसे लंबे बीचों में गिना जाता है। यह सबसे लंबा बीच है और काफी रेतीला है। यह बीच 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है, और यहाँ पर्यटकों की संख्या ज़्यादा मात्रा में होने के कारण यहाँ स्थानीय लोगों के व्यापार का केंद्र माना जाता है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज अर्थात आश्चर्यचकित कर देने वाले, विस्मय में डुबो देने वाले, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। यहाँ ऐसे ऐसे वाटर स्पोर्ट्स मौजूद हैं जिनको केवल देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, और अगर आप स्वयं इस हैरत अंगेज कारनामों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार अपना हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। लेखक ने भी यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स हैं जिनमें भाग लिया, हिस्सा लिया, लेकिन उनको सर्वाधिक मज़ा अगर कहीं पर आया तो वह था पैराग्लाइडिंग। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। एक रस्सी के सहारे, एक तार के सहारे लटकते हुए जलराशि के ऊपर से गुजरना अपने आप में विस्मयकारी भी था और अत्यंत भयावह भी था। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। तो यह जो पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेखक ने उठाया, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। यहाँ दूर दूर तक केवल और केवल पानी ही नजर आ रहा था, तेज हवा के झोंके बह रहे थे और रस्सियों के सहारे लटके हुए वह एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, जो अनुभव उनका काफ़ी ही विस्मयकारी तथा भयानक भी रहा। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। यहाँ पैराग्लाइडिंग का अनुभव लेते हुए स्वयं लेखक और उनकी पत्नी डर से भरे हुए थे, साथ ही साथ यह अविस्मरणीय आनंद लेते हुए खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि कहीं हाथ छूट गया तो समझो गए। अगर कहीं हाथ छूट गया तो हम अपनी जान गंवा बैठेंगे, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा जो सचमुच अद्भुत था, अनोखा था, अद्वितीय था। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। लेखक और उनका पूरा परिवार यहाँ लगभग 4 से 6 दिन रहे, लेकिन उनकी दिनचर्या बिल्कुल एक जैसी थी। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर फिर से उस थकान को मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का आनंद भी लिया। इसके अलावा एक दिन लेखक ने कोलवा नामक जो बीच था उस पर बोटिंग भी की। यहाँ लेखक ने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये काफ़ी छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ पर नवरात्रि तथा दशहरा का पर्व मनाने का सौभाग्य भी लेखक और उनके परिवार को प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा खेलकर यह पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ पर भी होता है। भले ही राज्य अलग है, लेकिन नवरात्रि और दशहरा का पर्व मनाने की रीति, परंपरा और रिवाज वही है। रावण का पुतला कहीं पर भी नहीं जलाया जाता, लेकिन जहाँ उत्तर भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ कहीं पर भी रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, रावण दहन नहीं होता। सुबह से लोग अपने वाहनों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर लाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। दशहरे के दिन हम
सोना के रूप में शमी वृक्ष के पत्तों को एक दूसरों को देकर बधाई देते हैं और बड़ों से आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार का वाकया यहाँ पर भी हुआ। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। तो हर एक प्रांत की, हर एक राज्य की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है, धरोहर होती है, उसका दर्शन हमें यहाँ पर हुआ। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। लेखक ने करीब 4 से 6 दिन गोवा इस राज्य में बिताए और इतने कम दिनों में उन्होंने पूरी तरह से गोवा को न देखा और न ही समझा, पर जितने भी दिन वे वहाँ पर रहे वह इतना तो समझ पाए कि यहाँ भले ही पश्चिमी फैशन अर्थात यूरोपीय राष्ट्रों से, पाश्चिमात्य देशों से जो फैशन हमारे यहाँ पर आता है वह, और हमारे देश की सभ्यता में भले ही यहाँ रचा बसा हो, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संस्कृति को यह राज्य पूरी तरह से अपनाए हुए हैं, आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी पकड़े हुए हैं। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वह भले ही यहाँ आने के बाद यहाँ के फैशन के और सभ्यता के रंग में रंग जाए, डूब जाए और इस फैशन का, इस सभ्यता का लुत्फ उठाकर यहाँ से चले जाए, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने गोवा की संस्कृति, सभ्यता की उंगली अभी भी थामी हुई है। उस उंगली को पकड़कर इस सभ्यता और संस्कृति की धरोहर वह आगे ले जा रहे हैं। तो बच्चों, लेखक ने गोवा के जो दर्शन किए, वह अनुभव जो उन्होंने गोवा इस राज्य में जाकर लिया, वह उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमारे सामने रखा है। मैं आशा करती हूँ कि यह यात्रा वर्णन आपको निश्चित ही पसंद आया होगा और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।